गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू बीबीएन ऑनलाइन क्लासेस। हम क्लास 12th में रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म पढ़ेंगे, जिसके अंदर अपन डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म के लिए फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो बेटा प्रिज्म क्या होता है? तो प्रिज्म आपने देखा होगा कुछ ऐसी शेप का, जिसके अंदर जैसी ट्रायंगुलर शेप होती है, जिसके अंदर दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है, इस टाइप का ऐसे किसी एंगल पे इंक्लाइंड होती है। इनको रिफ्रैक्टिंग सरफेस क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्हीं सरफेस से लाइट का रिफ्रैक्शन होता है, मतलब एक तरफ से लाइट एंटर करेगी और एक तरफ से लाइट बाहर निकलेगी। तो ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हो सकता है, जरूरी नहीं है कि ये ग्लास का ही बने। इसमें दो सरफेस किसी एंगल पे इंक्लाइन होती है ना, ऐसी शेप। और ये जो नीचे वाला इसका फेस है ना, ये नीचे वाला, इसको अपन प्रिज्म का बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रिज्म का बेस। और जिस एंगल पे रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग फेस इंक्लाइन रहते हैं, झुके रहते हैं, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ प्रिज्म। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है बेटा। और ये क्या हो गई? इनकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेस, एक तो इस साइड हो गई ये वाली, एक इसके इधर अपोजिट, तो ये हो गई इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसकी हो गई ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ठीक है, ये हो गया अपना प्रिज्म। ठीक है, ये किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम का बना हो सकता है। अगर इसको अपन, ये तो इसका साइड व्यू है, अगर इसको अपन सामने से देखें, फ्रंट से देखें, तो अपने को इस टाइप का दिखेगा ये ए बी सी। बेटा बी सी तो क्या हो गया? इसका बेस। ठीक है, ए क्या हो गया? एंगल, एंगल ऑफ प्रिज्म। और ये ए बी और ए सी क्या हो गया? इसकी दो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस है ना, ए बी और ए सी तो क्या हो गई बेटा? इसकी रिफ्रैक्टिंग सरफेस। रिफ्रैक्टिंग सरफेस बोल दो या फेसेस बोल दो। ठीक है, बी सी क्या हो गया? इसका बेस, बेस ऑफ प्रिज्म। और एंगल ए क्या हो गया? इसका एंगल ऑफ प्रिज्म, जिसको क्या बोलेंगे अपन? एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो अगर अपन सामने से देखें, फ्रंट से देखें, तो अपने को ऐसा दिखेगा 2D डायग्राम में, ये इसका 3D डायग्राम में ये इसका 2D है ना। अब अपन इसकी डेफिनेशन लिखते हैं प्रिज्म की। तो प्रिज्म की डेफिनेशन मैं लिख रहा हूं, प्रिज्म इज ए वेट शेप portion of a transparent refracting medium bounded by two plane faces। मतलब ये जो दो प्लेन फेसेस दिख रहे हैं, जिनको अपन बोलेंगे रिफ्रैक्टिंग फेस है ना, इससे ये बाउंडेड होता है। प्लेन फेसेस इंक्लाइंड inclined to each other at a certain angle। इस एंगल को अपन क्या बोलेंगे बेटा? एंगल ऑफ प्रिज्म। क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये प्रिज्म की डेफिनेशन है, प्रिज्म इज अ वेल शेप्ड पोर्शन ऑफ ए ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम
बाउंडेड बाय टू प्लेन फेसेस इंक्लाइन टू ईच अदर एट ए सर्टेन। स्टूडेंट्स अब देखिए अपन फॉर्मूला डिराइव करते हैं डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म। अपन ने प्रिज्म की डेफिनेशन पढ़ी, प्रिज्म क्या होता है, उसके अंदर एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है। अब डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, पहले अपन देखते हैं डेविएशन क्या होता है। तो डेविएशन आपको पहले बताया हुआ है कि इंसिडेंट लाइट है ना, इंसिडेंट लाइट अगर गिरे किसी भी ट्रांसपेरेंट मीडियम में है ना, तो वो मीडियम उसको कितना डेविएट कर देते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर अपन देखेंगे कि डेविएशन एंगल कहां बन रहा है। ठीक है, तो ये अपना प्रिज्म है। ठीक, इस प्रिज्म पे मैंने इस फेस पे AB पे एक इंसिडेंट रे, मतलब एक रे इंसिडेंट की मैंने। ठीक, इस पॉइंट पे Q पॉइंट पे, तो यहां पे क्या होगा, ये सरफेस, ये जो फेस है इस लाइट का क्या करेगी, रिफ्रैक्शन। तो लाइट जैसे अंदर जाएगी तो लाइट डेंसर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ये कौन सा मीडियम हो गया, ये मीडियम हो गया रेयर मीडियम। मतलब यहां पे अगर मान ले एयर है और इधर भी है एयर और ये है कोई भी मीडियम, किसी भी मीडियम का बना होगा जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, म्यू। क्या है, म्यू। तो लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, लाइट नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो इस फेस पे अपन ने नॉर्मल ड्रॉ किया है, ये इस फेस का नॉर्मल क्या हो गया, ये। ठीक है, ये डॉट डॉट से दिख रहा होगा आपको, ये इसका नॉर्मल होगा। तो लाइट सीधी नहीं जाके किधर, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। क्यों, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में एंटर कर रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो इसका पाथ क्या होगा, किस पाथ के अलोंग, QR के अलोंग, इस मीडियम में। ठीक है, QR के अलोंग। अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो ये जो इंसिडेंट लाइट है उसकी डायरेक्शन कैसी होती, सीधी। ठीक है, ऐसी सीधी जाती। प्रिज्म के कारण इसका रिफ्रैक्शन हुआ जिससे लाइट थोड़ी बेंड हो गई नॉर्मल की तरफ। अब दोबारा जो ये लाइट है इस मीडियम से दोबारा इसका क्या होगा, इस फेस से क्या होगा, AC फेस से दोबारा इसका रिफ्रैक्शन होगा। दोबारा रिफ्रैक्शन होगा तो अब लाइट डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, तो अब जैसे बाहर जाएगी तो नॉर्मल से दूर बेंड होगी। ये नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है, तो लाइट जैसी बाहर जा रही है नॉर्मल से दूर बेंड हो रही है और ये इस फेस पे क्या है, इसका नॉर्मल। ठीक है, दोनों नॉर्मल जिस पॉइंट पे मिल रही है उस पॉइंट को मैंने नाम दिया है N। ठीक, ये अपने प्रिज्म में आपको दिख रहा है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट लाइट के बीच में जो एंगल बनता है उस एंगल को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको मैंने I से लिखा है। ठीक है, नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको मैंने R1 से लिखा है। ठीक है, अब ये लाइट इस फेस पे गिरी है तो इस फेस पे दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ तो ये लाइट इस फेस के लिए क्या होगी, इंसिडेंट लाइट। ठीक है, इंसिडेंट रे होगी। इंसिडेंट रे ने नॉर्मल से जो एंगल बनाया उसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना। जहां पे यहां पे मैंने R2 लिया है उसको I1 I नहीं लिख के क्या लिखा है, R2। और जैसे ये बाहर निकलेगी प्रिज्म से तो इस रे को अपन क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। क्या बोलेंगे, एमर्जेंट रे। एमर्जेंट रे। और एमर्जेंट रे ने जिस नॉर्मल से जो एंगल बनाया उस एंगल को अपन क्या बोलेंगे, E। ठीक है, एंगल ऑफ एमर्जेंस। तो ये इसके अंदर दिखाया हुआ है। अब देखो इसमें एंगल ऑफ डेविएशन और बन रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है कि इंसिडेंट रे और एमर्जेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन। मतलब इस प्रिज्म ने इंसिडेंट रे की डायरेक्शन को कितना बेंड कर दिया, कितना मोड़ दिया, कितना डेविएट कर दिया। ये इंसिडेंट ये थी, ये जा रही थी, है ना, इसकी डायरेक्शन कौन सी थी, ये। लेकिन प्रिज्म ने कितना बेंड कर दिया, इस डायरेक्शन में इसको बेंड कर दिया। तो अगर इस इमर्जेंट रे को अपन पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये रहा इंसिडेंट रे की डायरेक्शन और ये इमर्जेंट रे की डायरेक्शन। इनके बीच का जो एंगल होता है इसी को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, जिसको अपन डेल्टा से लिखते हैं। इसको क्या बोलेंगे बेटा, एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन, यहां पे इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया M। ठीक है, अब इस एंगल ऑफ डेविएशन के लिए अपने को फॉर्मूला डिराइव करना है।
तो इस प्रिज्म में देखिए, अगर ये एंगल आई है तो ये पूरा एंगल यहां से लेके यहां तक क्या होगा, आई होगा। ठीक है, ये पूरा एंगल दिख रहा है आपको, ये एंगल भी आई होगा। क्यों? वर्टिकल अपोजिट एंगल। क्या हो गया? वर्टिकल अपोजिट एंगल। अगर ये एंगल पूरा आई होगा, इसमें से इधर R1 आ गया, तो इधर वाला एंगल कितना बचा? ये वाला, ये जो एंगल है ये कितना आएगा? I माइनस R1, I माइनस R1। तो ये ऊपर वाला एंगल कितना आ जाएगा? I माइनस R1। ऐसे इधर देखो, ये एंगल E है, तो इधर इसके अपोजिट ये एंगल पूरा क्या होगा? E होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल। जिसमें से नीचे कौन सा एंगल है? R2। तो ऊपर वाला एंगल कितना बचेगा बेटा? E माइनस R2 बचेगा। ये एंगल, जो ये एंगल दिख रहा है ये वाला, ये क्या बचेगा? E माइनस R2। क्या बचेगा? E माइनस R2। ठीक है, अब यहां पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। इसके अंदर ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है इस ट्रायंगल के बाहर बन रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन बाहर बन रहा है, तो अपने को इसी के लिए फॉर्मूला डिराइव करना है। तो अपन इस ट्रायंगल से, ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जानते हो कि एक्सटीरियर एंगल है ना इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। ये आपकी मैं ट्रायंगल की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके लिए अपन लिख सकते हैं फ्रॉम द ट्रायंगल, ट्रायंगल कौन सा है? MQR, MQR। तो इससे जो एक्सटीरियर एंगल है, जो बाहर वाला एंगल है, क्या था? एंगल ऑफ डेविएशन, वो इक्वल होता है किसके? एंगल ऑफ डेविएशन जो बाहर वाला एंगल है वो इक्वल होता है सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल के। तो सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल कौन कौन से हो गए? I माइनस R1 और क्या हो गया? E माइनस R2। ये कैसे आया? I माइनस R2 बता दिया मैंने। I माइनस R1, I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। ठीक है, इधर से देखो क्या आ जाएगा? I माइनस R1 प्लस E माइनस R2। इसके अंदर I प्लस E को साथ रख ले, और माइनस R1 और माइनस R2 में से माइनस कॉमन लिया मैंने, तो क्या बचेगा? R1 प्लस R2। ये इक्वेशन मिली अपने को, इक्वेशन फर्स्ट। क्या मिली अपने को? इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट और ये हो गया एंगल ऑफ इमरजेंट। R1 और R2 की वैल्यू अपन निकालते हैं, देखो कहां से मिलेगी अपने को। ये आपको दिख रहा है चार साइड, और चार साइड के फिगर को अपन क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर। फ्रॉम द क्वाड्रिलेटर, क्या नाम है क्वाड्रिलेटर का? AQNR, AQNR। इसके अंदर देखिए क्वाड्रिलेटर में कितने एंगल होते हैं? 4 एंगल, और चारों एंगल का सम कितना होता है बेटा? 360। तो 4 एंगल कौन कौन से? एंगल A, जिसको अपन बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म, प्लस ये एंगल, ये एंगल कितना है बेटा? 90 हो गया ना। ये देखो, ये क्या हो गई? सरफेस, और ये क्या हो गया? नॉर्मल। सरफेस और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना होता है? 90। ये एंगल 90 डिग्री, प्लस ये एंगल कितना हो गया? N। इसको क्या लिखेंगे? QNR। क्या लिखेंगे? QNR। ठीक, और प्लस ये एंगल भी कितना है? 90। ये नॉर्मल और ये सरफेस, तो ये एंगल कितना हो गया बेटा? 90। इक्वल कितने होंगे? 360 डिग्री। ठीक है, तो बेटा 90 90 180, 180 उस साइड जाएंगे तो माइनस हो जाएंगे 360 में। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी? AQNR इक्वल क्या बनेगा? 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये अपने को इक्वेशन सेकंड मिली है। अब देखिएगा, एक ट्रायंगल नीचे दिख रहा है आपको, ये इस ट्रायंगल से एक इक्वेशन और बनेगी अपनी। देखो वो क्या है? कौन सा ट्रायंगल है? फ्रॉम ट्रायंगल QNR
क्यू एन आर, इसमें आपको दिख रहा है ये एंगल R1, ये एंगल क्या हो गया क्यू एन आर, और ये क्या हो गया R2, तीनों एंगल का सम कितना होगा 180। R1 प्लस R2 प्लस क्यू एन आर, तीनों एंगल का सम कितना हो गया 180। अब देखिए बेटा, इक्वेशन सेकंड और थर्ड से, ये थर्ड इक्वेशन हो गई, ये इक्वेशन सेकंड हो गई, इससे क्यू एन आर की वैल्यू यहां से अपन निकालें तो कितनी आ जाएगी 180 माइनस ए आ जाएगा ना, यहां से क्यू एन आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 180 माइनस, यहां से क्यू एन आर, इक्वेशन सेकंड से जो क्यू एन आर आएगा कितना आएगा, एंगल क्यू एन आर 180 माइनस ए, ये क्यू एन आर अपन थर्ड इक्वेशन में रखते हैं तो क्या आएगा R1 प्लस R2 कितना आएगा 180 माइनस ए इक्वल्स टू 180, ठीक है, 180 से 180 कैंसिल, तो R1 प्लस R2 माइनस ए इक्वल्स टू 0, तो बेटा यहां से R1 प्लस R2 इक्वल्स टू क्या आ गया A, R1 प्लस R2 क्या आ गया A। जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट थी डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, उसमें I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, R1 प्लस R2 की जगह अपन क्या रख सकते हैं A रख सकते हैं, मतलब एंगल ऑफ प्रिज्म। तो ये वैल्यू R1 प्लस R2 किसके अंदर पुट कर रहे हैं अपन इक्वेशन फर्स्ट में, तो जो अपनी इक्वेशन फर्स्ट है वो क्या बनेगी अब, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या बन जाएगी बेटा, एंगल प्रोड्यूस बाय डेविएशन एंगल प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म कितना आएगा I प्लस E माइनस R1 प्लस R2 की जगह क्या रख दें अपन A, तो डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म कितना आ गया I प्लस E माइनस ए, एक कहां से आ गया R1 प्लस R2 इक्वल्स टू ए होता है, तो R1 प्लस R2 की जगह अपन ने क्या रख दिया A, तो ये आ गया अपना डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म, ठीक है। तो अब अपन देखिए इसी फॉर्मूले को है ना स्मॉल एंगल के लिए लिख रहे हैं, है ना, इसी फॉर्मूले को किसके लिए लिख रहे हैं स्मॉल एंगल के लिए, तो आगे देखिए आगे अजम्पशन अपन ने क्या लगाया है स्मॉल एंगल के लिए, ठीक है, तो डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल ऑफ ए स्मॉल एंगल, स्मॉल एंगल के लिए देखते हैं। देखो इसको, अब देखो यहां पर इस फेस पे लाइट का क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, और जहां पे लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है वहां पे अपन स्नेल लॉ लगा सकते हैं, तो इस फेस के लिए स्नेल लॉ लगाते हैं, फेस AC के लिए, फेस AB के लिए स्नेल लॉ लगाते हैं। तो स्नेल लॉ देखो, लाइट किस मीडियम से किस मीडियम में जा रही है, एयर से रेयर में, मतलब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू, तो अपन लिख सकते हैं म्यू इक्वल्स टू साइन I अपॉन साइन R1, सही है बेटा, साइन I अपॉन साइन R1। और स्मॉल एंगल पे बात करें तो साइन I लगभग I के इक्वल होगा और साइन R लगभग R1 के, साइन R1 किसके इक्वल होगा R1 के, स्मॉल एंगल पे। तो अपनी जो इक्वेशन आएगी वो क्या आएगी म्यू I अपॉन R1, ठीक है। तो यहां से I की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अपनी I1 की वैल्यू आ जाएगी म्यू R1, क्या आ जाएगी I1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी म्यू R1। ये जो अपन कर रहे हैं ये स्मॉल एंगल के लिए कर रहे हैं, है ना, डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म ए स्मॉल एंगल, तो कितना आया I इक्वल्स टू म्यू R1, ठीक है। ऐसे इस फेस पे दोबारा लाइट का क्या हो रहा है रिफ्रैक्शन, दोबारा यहां पे अपन स्नेल लॉ लगाते हैं, तो देखिए इस फेस पे फेस AC के लिए, फेस AC दोबारा लाइट का रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो दोबारा अपन क्या कर रहे हैं स्नेल लॉ लगा रहे हैं। अब लाइट देखो कहां से कहां जा रही है, डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जा रही है, ठीक है। तो क्या आएगा इसके लिए म्यू
म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, साइन ई अपॉन आर आ जाएगा ना बेटा, ई अपॉन साइन R2। कैसे, देखिए लाइट इस मीडियम में जा रही है, तो इस मीडियम में जा रही है, स्नेल लॉ, आप स्नेल लॉ को देखिए, इस मीडियम में जा रही है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है 1, तो ऊपर क्या आता है 1 अपॉन म्यू आता, फिर अपन क्या लिख सकते थे R2 साइन R2 अपॉन साइन ई, क्या आता 1 अपॉन म्यू साइन R2 अपॉन साइन ई। मैंने क्या कर दिया 1 अपॉन म्यू को उल्टा कर दिया, तो साइन ई अपॉन साइन R2 आ जाएगा। स्नेल लॉ यही तो होता है, मतलब इसका मल्टीपल इससे, इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मल्टीपल इसके एंगल से, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मल्टीपल करेंगे किसके, इसके एंगल से, तो यही आएगा। तो यहां से स्मॉल एंगल पे बात करें तो साइन ई लगभग किसके इक्वल हो जाएगा, ई के, साइन R2 लगभग इक्वल आ जाएगा किसके, R2 के। तो अपनी इक्वेशन क्या बनेगी, म्यू ई अपॉन R2, तो बेटा ई की वैल्यू क्या आएगी, म्यू R2, क्या आएगी, म्यू R2। तो इसके अंदर आई और ई की जगह जो अपना था डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म के लिए जो इक्वेशन अपने को मिली थी, आई और ई की जगह मैं आई की वैल्यू म्यू R1 और ई की वैल्यू म्यू R2 रख सकता हूं। इक्वेशन जो इक्वेशन है ये, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू रखते हैं अपन, तो अपने को जो इक्वेशन मिलेगी वो इक्वेशन क्या मिलेगी, देखो स्मॉल एंगल पे डेविएशन प्रोड्यूस बाय ए प्रिज्म ऑफ ए स्मॉल एंगल पे जो डेविएशन मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, आई की जगह अपन रख रहे हैं म्यू R1 प्लस ई की जगह रख रहे हैं म्यू R2 माइनस ए, यहां से म्यू कॉमन आ गया तो क्या बचा R1 प्लस R2 माइनस ए, ठीक है। अब बेटा R1 प्लस R2 की वैल्यू आपको बताई थी किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल, किसके इक्वल होती है, ए के इक्वल। तो इसकी जगह अपन क्या रख सकते हैं, म्यू ए माइनस ए, आगे माइनस ए है, यहां से ए कॉमन आ गया तो क्या बचा म्यू माइनस 1, ये स्मॉल एंगल पे डेविएशन आ गया, ठीक है। तो ये दिख रहा है आपको जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे डिपेंड कर रहा है और एंगल ऑफ प्रिज्म पे डिपेंड कर रहा है। तो ये अपना डेरिवेशन है, इसके लिए एक फॉर्मूला और है वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिराइव करेंगे।